हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो कि हेलो एल्केन का दूसरा पार्ट का वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कि SN1 या SN2 के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे मैंने पहले बताया, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, SN1 और SN2। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इसको 1 और 2 क्यों कहा जाता है। तो इसके नाम से बहुत कुछ ये स्पष्ट हो जाता है। जैसे देखिए, आप SN1 लिखा है, SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक अणु, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, आपको ये जानना है तो आप इसके पिछले वीडियो को देखेंगे, जो कि भाग 1 है। ठीक है, तो अब वो जो हमने भाग 1 में पढ़ाया था उसके हम प्रकार बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी एक अणु का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN2 से मतलब है बाईमॉलिक्यूलर, यानी यहाँ पे जैसे बाईमॉलिक्यूलर आप समझ गए होंगे कि दो अणु यहाँ पर कार्य करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे दो अणु और एक अणु जो बात आ रही है वो हम आपने कभी वो चैप्टर पढ़ रखा होगा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत की, वहाँ से हम इसको डील करते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर या बाईमॉलिक्यूलर क्यों कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन हुआ, मान लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ A और B के बीच। ठीक है, A और B के बीच हुआ और उत्पाद बन गए रिएक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पर अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, आपको ये थोड़ा सा जानना है, तो आपको केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, दर नियम के अनुसार, रेट लॉ के अनुसार, यदि इस रिएक्शन में A और B से उत्पाद बना है, इसमें अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक पर डिपेंड करता हो, या तो A पर या तो B पर। देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है अभिक्रिया की दर या तो A पर अथवा B पर, किसी भी एक अणु पर वो क्या करता हो, निर्भर करता हो। यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर जो मैंने सांद्रता लगाया है उसका घात 1 है, इकाई घात वाली की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो किसी एक अभिकारक पर, या तो A पर या तो B पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम काइनेटिक्स वाले पार्ट में ऐसे जो रिएक्शन है उनको हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते थे। ठीक है, तो अगर रिएक्शन हुआ है और रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर किसी एक अणु पर ही उसके कॉन्सेंट्रेशन या उसकी ही सांद्रता पर निर्भर कर रही हो, तो ऐसे रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले में, देख लेते हैं। तो दूसरे वाले को अगर हम देखते हैं तो ये बाईमॉलिक्यूलर, इसमें बाईमॉलिक्यूलर क्यों है कि मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन हुआ, A और B से बन गए उत्पाद। ठीक है, अब यहाँ पर अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आप देख सकते हैं कि A पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर मैंने अथवा लिखा है, A या B, लेकिन वहाँ पर मैंने दोनों को शामिल किया है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, आप देख सकते हैं, दोनों गुणा में है। तो अभिक्रिया की दर दोनों के जो है कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्रैकेट, यानी कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रही है, और दोनों की सांद्रताओं का जो घात है, ठीक है ना, जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। ठीक है, तो क्या होता है, 1 यहाँ का घात और 1 वहाँ का घात, दोनों जोड़ने से 2 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिनके पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को अगर हम जोड़ते हैं, ये 1 और 1, तो ये 2 आ जाते हैं। तो इनको हम केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के हिसाब से इनको हम द्वितीय कोटि या सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन कहते हैं। सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बाईमॉलिक्यूलर SN2। अब हम इसको डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसके बाद हम SN1, जिसको हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक माना कोई अभिक्रिया मैंने लिख रखा है
जैसे आप क्रिया पे जहाँ पे मैं पेन रख रहा हूँ उसको आप ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये एल्किल हैलाइड है, RH है, ठीक है, और इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है। देखिए ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार से होता है, मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल बताया है, आप जाके देखिएगा। तो ये एल्किल हैलाइड पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलाइड की जगह पे आ जाता है और हैलाइड बाहर निकल जाता है, जिसका कि परिणाम ये होता है R के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और जो हैलाइड था वो बाहर निकल गया। तो ये एक कॉमन रिएक्शन है। अब हम ये देखेंगे कि अगर ये SN1 होता, ठीक है ना, SN1 जैसा कि हम पढ़ने जा रहे हैं, SN1 होता तो इसमें क्या होता। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये 2 स्टेप में होता, ठीक है, 2 स्टेप में होता है जब ये SN1 होता है। देखिए अब 2 स्टेप में कैसे होता है, तो देखिए मैंने लिख रखा है SN1 में यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। कैसे, पहला स्टेप फर्स्ट देखते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड जो है ये एल्किल हैलाइड पहले टूट जाता है और टूटने के बाद ये कार्बोकेटायन बनाता है। देखिए R+ जो होता है वो एल्किल में प्लस है, उसको हम कार्बोकेटायन के नाम से भी जानते हैं, और X जो है वो माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है। आप सिंपल ये वाला रिएक्शन देखिए, RH से बन गया R+ और X-, ठीक है। ये जो कार्बोकेटायन बन गया वो कार्बोकेटायन अगले स्टेप में फिर आता है। देखिए स्टेप 2, जो कार्बोकेटायन बन चुका है वो कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइल से जुड़ता है और फिर अपना उत्पाद बनाता है, जो कि हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाने वाले हैं कार्बोकेटायन के बारे में। तो देखिए जो कार्बोकेटायन जो बना हुआ है यहाँ पे, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है R+ कार्बोकेटायन। तो आपको सबसे पहले समझना है कि केटायन का मतलब होता है कि जहाँ पे प्लस आवेश हो, धनावेश हो, यानी कार्बन पर अगर धनावेश आ जाता है तो उसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि कार्बोकेटायन बनते कैसे हैं। एक रिएक्शन मैंने लिख दिया हुआ है जो कि कार्बोकेटायन बनने से संबंधित है। तो देखिए चलिए यहाँ पर हमने एक आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिया है, ठीक है, इसका नामकरण भी पिछले कक्षा में मैंने पढ़ा दिया है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, इसमें से क्लोराइड जो है वो क्लोरीन जो है क्लोराइड के रूप में यानी माइनस के रूप में जब बाहर निकलता है तो ये वाले कार्बन पर, जहाँ पे पेन रख रहा हूँ ध्यान देंगे, इस पर धनावेश आ जाता है। तो ये जो धनावेश आया हुआ है ये धनावेश कार्बन पर है, तो ये जो बन गया, जो हमारा जो स्पीसीज बन रहा है, इसको हम कार्बोकेटायन कहेंगे, ठीक है। अब कार्बोकेटायन में यहाँ पर ध्यान से देखने लायक बात है कि जिस कार्बन पर प्लस है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे कार्बोकेटायन को हम द्वितीयक या सेकेंडरी कार्बोकेटायन कहते हैं। 2 डिग्री से इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नीचे में अलग अलग प्रकार के जो कार्बोकेटायन बन सकते हैं उनके बारे में मैंने बताया। देखो ये जो हमने बनाया ये द्वितीयक था, परंतु द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक इस टाइप से कार्बोकेटायन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्राथमिक बना रखा है, ये CH3+ है, ये C2H5+ भी हो सकता है, और फिर द्वितीयक जो हमने बना था वो भी रखा है। देखिए मैं एक लाइन से रख रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटायन। ये आपको बताने का कारण ये है कि कार्बोकेटायन का हम स्टेबिलिटी के बारे में जानने वाले हैं, स्थायित्व। ध्यान से सुनेंगे, स्थायित्व यानी वो कितने देर तक वो स्थायी रह सकता है। तो अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटायन में अगर आप स्थायित्व की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आप प्राइमरी से ज़्यादा स्थायी सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी से ज़्यादा स्थायी टर्सरी होता है, इनका स्थायित्व बढ़ता है। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो जितना स्थायी होता है, ध्यान से सुनेंगे, जो भी कार्बोकेटायन जितना अधिक स्थायी होगा वो उतनी ही आसानी से SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। यहाँ पे बहुत ध्यान देने लायक बात है कि जो भी कार्बोकेटायन जितना अधिक स्थायी होगा वो उतनी ही आसानी से, या उसकी जो क्रियाविधि है वो हमेशा SN1 में चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्थायित्व के मामले में प्राइमरी से ज़्यादा स्थायित्व सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्सरी, तो टर्सरी में बहुत इजीली तरीके से SN1 रिएक्शन होगा, सेकेंडरी में थोड़ा सा SN1 होने की संभावना कम हो जाएगी, और प्राइमरी में SN1 होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। जब हम आपको SN2 बताएंगे तब इसका रोल ज़्यादा होगा। अभी आप यहाँ पे समझिए, इसका रोल ज़्यादा है,
ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि स्थायित्व अगर कार्बोकेटायन का बढ़ रहा है तो वो SN1 को प्रेफर करता है, वो जो मतलब उस रिएक्शन का जो रास्ता होता है वो SN1 में ज़्यादा जाता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ और भी कार्बोकेटायन बना दिए हैं जो कि स्थायी होते हैं, जो कि SN1 को ही फॉलो करते हैं। तो ये तो एलिफेटिक में है, एरोमेटिक में और भी कोई चीज़ एल्किन्स होते हैं, उनके बारे में भी स्थायित्व के बारे में मैंने यहाँ पे एक दो उदाहरण लिख दिया, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो आप देखेंगे अन्य स्थायी कार्बोकेटायन, मतलब ऐसे अगर कार्बोकेटायन बन रहे हैं तो वो SN1 को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मैंने बनाया है, बेंजीन के ऊपर में CH2+, और ये एलिलिक कहलाता है। इस कंडीशन को ध्यान देंगे, एलिलिक कब बोलते हैं कि डबल बॉन्ड के बाद अगली तरफ एक CH2 हो, ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन, कार्बन के बाद CH2 हो, तो ऐसा कंडीशन एलिलिक कहलाता है। तो एलिलिक कार्बोकेटायन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर इनमें कहीं रिएक्शन हो रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इनके हैलाइड में हो रहा है, तो वो पक्का SN1 को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे ये था स्थायित्व के बारे में। वो स्थायित्व का संबंध सीधा रिएक्शन के जो रास्ते पर है कि कौन से रास्ते में रिएक्शन जाएगा, SN1 में जाएगा कि SN2 में जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए, अगर स्थायित्व ज़्यादा है तो SN1 में ही आएगा, ठीक है। ये तो ये था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा काइनेटिक्स देखते हैं इसका जो है, जो कि मैंने अभी पहले बताया कि ऐसे रिएक्शन में अभिक्रिया की दर जो होती है, ध्यान देंगे, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो सिर्फ एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर एल्किल हैलाइड जो शुरू में हमने लिया था उसकी सांद्रता पर, ये उसके सांद्रता के समानुपाती होता है, या अभिक्रिया की दर जो है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप रिएक्शन को ऊपर में चल के देखते हैं तो इस रिएक्शन में RX भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और RX तो जो भी टूट गया उसके बाद न्यूक्लियोफाइल भी लगाया है हमने दूसरे स्टेप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एल्किल हैलाइड को यूज़ कर रहे हैं और उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया की दर डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसमें मतलब हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ RX को ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस कारण इस रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से इसका कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो SN1 रिएक्शन है, ये इसमें समावयवता कैसे पैदा होता है, या इसके हम प्रकाशिक समावयवता को हम कैसे समझते हैं। इस रिएक्शन में प्रकाशिक समावयवता जो होता है वो किस प्रकार से हो जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। SN1 अभिक्रिया के बारे में अब हम उसके जब उत्पाद बनते हैं तो उसमें किस प्रकार से प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है और रिएक्शन कैसे होता है, इसके बारे में चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड में ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिख रखा है SN1 क्रिया में हमको उसको समझाना है। तो मान लेते हैं हम कोई क्रिया है, यहाँ पे माना कि कोई अभिक्रिया है, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। इस पर ये नाभिक स्नेही है जो आप देख रहे हैं, ये नाभिक स्नेही, ये जब अटैक करता है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर, जब नाभिक स्नेही अटैक करता है, नाभिक स्नेही के रूप में अभी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन लिया है। तो जैसे भी ये इस पर अटैक करता है, आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोराइड बाहर हो जाता है और हाइड्रोक्साइड अंदर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन जाता है, ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, बन जाता है। ये एक सामान्य सा रिएक्शन है जिसको हम SN1 के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख रखा है ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है इसलिए ये 2 स्टेप में होता है। तो ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है। तो पद पहला देखते हैं हम। यहाँ पर जो यौगिक लिया गया है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, वो मैंने यहाँ पे उसकी संरचना लिखी है, ये वाला जो लिया गया है ये इसकी संरचना यहाँ पे लिखती है। तो SN1 अगर होता है तो पद पहले में जो आपने एल्किल हैलाइड लिया है, ठीक है, वो आयनित हो जाता है और आयनित होकर आप देख सकते हैं कि क्लोराइड बाहर निकल जाता है और इस वाले कार्बन पर कार्बोकेटायन आ जाता है। कार्बोकेटायन यानी कार्बन पर प्लस आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो जाता है। यहाँ पर बात यही आ रही है कि SN1 में इसलिए जा रहा है क्योंकि इसमें पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का निर्माण हो जा रहा है। अगर वो कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता, ठीक है, मतलब वो जो है कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता तो फिर SN2 में चला जाता। अब यहाँ पर बात ये भी आ रही है कि
ये कार्बोकेटायन जो है ज़्यादा स्थायी है, इसलिए ये SN1 में जा रहा है। फिर से समझा रहा हूँ, अगर कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थायी नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थायी नहीं है तो वो SN1 रिएक्शन में ही चला जाता है। तो ये जो टर्सरी बना है, ये जो है टर्सरी कार्बोकेटायन है, ये ज़्यादा स्थायी है। ठीक है, तो पहला स्टेप में जो आप एल्किल हैलाइड लाते हैं, ठीक है, या हेलो एल्केन लाते हैं, उसका आयनन होता है, उसके आयनन से कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन जब बन जाता है, ध्यान से सुनेंगे, तब दूसरा स्टेप चालू करते हैं हम। तो दूसरे स्टेप में जो कार्बोकेटायन बन गया है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने लायक बात है, दूसरे स्टेप में जो कार्बोकेटायन बन चुका है ये वाला, इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ते हैं। तो देखिए ये जो हम बता रहे हैं इतना सब कुछ, ये एक लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बो जो है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड पर OH- का अटैक हो जाता है, सीधा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन जाता है। ये एक लाइन का रिएक्शन, लेकिन ये स्टेप में बता रहे हैं हम। तो टर्सरी ब्यूटिल जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये टर्सरी कार्बोकेटायन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आके न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने OH- को 2 बार लिखा होगा। देखिए यहाँ पे ये टर्सरी जो है कार्बोकेटायन है, तृतीयक कार्बोकेटायन है, इसमें OH- 2 तरफ से अटैक कर रहा है। देखिए एक बार इधर से अटैक कर रहा है और एक बार इधर से अटैक कर रहा है। यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है कि दोनों तरफ से अटैक हो रहा है, ठीक है, कुछ जो है इधर से अटैक करते हैं, मतलब आप ऐसे अगर साइड के हिसाब से लेंगे तो कुछ जो है इधर दाएं तरफ से अटैक करते हैं, कुछ बाएं तरफ से OH अटैक करते हैं। अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि OH- जो है कार्बोकेटायन से जुड़ेंगे और वो उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। तो इधर से अटैक करते हैं जब, तो OH- जो है इधर से ही जुड़ता है, देख सकते हैं आप, OH- इधर से ही जुड़ता है, ठीक है, जबकि OH- इधर से अटैक करे तो उधर से जुड़ता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो OH जो जुड़े हैं इस तरफ से या उस तरफ से, जो OH जुड़े हैं, ये समावयवता तैयार करते हैं, समावयवता, जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक का विन्यास और दूसरे का विन्यास जस्ट अपोजिट है, ठीक है, और अपोजिट विन्यास इनका 3D में है, त्रिविम में है। इस कारण ये जो है प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। दोनों प्रकाशिक समावयवी कैसे कहलाएंगे? क्योंकि विन्यास के मामले में दोनों एक दूसरे से जस्ट विपरीत हैं, चीज़ तो वही है परंतु इनका विन्यास अलग है। इसको त्रिविम समावयवता के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर कि विन्यास जो है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो। आपने समावयवता पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर जो है OH के दोनों तरफ से अटैक से अलग अलग उत्पाद बनते हैं। एक जो है एल या माइनस रूप कहते हैं, जिसको लिवो रोटेटरी कहा जाता है, एक जो है डेक्स्ट्रा रोटेटरी रूप का। यहाँ पर दोनों बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे, दोनों का मिश्रण बनता है और दो प्रकाशिक समावयवी के दो विपरीत प्रकाशिक समावयवी के मिश्रण को हम रैसमिक मिश्रण कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रैसमिक मिश्रण। रैसमिक मिश्रण को हम कैसे दर्शाते हैं? DL या प्लस माइनस से दर्शाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों रूप मिल गए हैं, इधर D वाले और L वाले और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस और DL दोनों रूप से हम रैसमिक मिश्रण को दर्शाते हैं, ठीक है। तो SN1 के रिएक्शन में रैसमिक मिश्रण का निर्माण होता है, दो विपरीत प्रकाशिक समावयवियों का निर्माण होता है, ठीक है, यह प्रकाशिक समावयवियों का निर्माण होता है जिनमें दोनों में विन्यास विपरीत होता है। तो इस तरीके से SN1 क्रिया जो है पूरी होती है।